नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में विकास की रफ्तार को गति देने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते आयात निर्यात में बाधा आने और इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने के बीच सरकार ने 12,980 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी वाला भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया। इससे भारतीय जहाजों के अलावा समुद्री मार्ग से भारतीय बंदरगाहों पर किसी भी देश से माल लाने ले जाने वाले अन्य जहाजों के लिए भी किफायती दरों पर बीमा मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2028 तक चालू रखने की अनुमति दी है। इसके लिए 83,977 करोड़ रुपए का संशोधित बजट मंजूर किया गया है। साथ ही सरकार ने रेलवे के 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। इनमें एक उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से सीतापुर एक तीसरी और चौथी लाइन बिछाने से जुड़ा है और दूसरा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम से राजमुंदरी तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दोनों पर कुल 24,815 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोनों प्रोजेक्ट तैयार होने पर देश में रेल नेटवर्क 601 किलोमीटर बढ़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 403 किलोमीटर के गाजियाबाद सीतापुर प्रोजेक्ट पर 14,926 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। चर्चा में आज समझने की कोशिश कैबिनेट के बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी के साथ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के गठन को मंजूरी दी। इससे समुद्री बीमा कवरेज को लेकर विदेशी बीमाकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी और भारत का व्यापार प्रवाह सुरक्षित रहेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते जोखिम के चलते यह फैसला लिया गया है। करीब 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी का एक फंड क्रिएट किया जाएगा जो कि मैरीटाइम इंश्योरेंस के लिए रहेगा। जितनी भी तरह की मैरीटाइम रिस्क्स हैं, हल, मशीनरी, कार्गो, पीएनआई, वॉर, इन सब को इससे कवर करेंगे। किन वेसल्स को हम कवर करेंगे? जो इंडिया फ्लैग्ड वेसल्स हैं, जो इंडिया कंट्रोल्ड वेसल्स हैं और जो भारत से या तो जिनका ओरिजिन है या डेस्टिनेशन है। और ये 10 साल का पीरियड रहेगा जिसमें 5 साल और एक्सटेंशन किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को 3 साल और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने योजना को मार्च 2025 से आगे बढ़ाकर 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इस फैसले से ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार तक पहुंच भी आसान बनेगी। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत तेजी वापस से आई। आज उसका एक्सटेंशन और एलोकेशन इंक्रीज किया गया, जिससे कि पीएमजीएसवाई 3 अब हो गया 83,977 करोड़ रुपीस की स्कीम हो गई। अगर हम इसे देखें, इस पूरे प्रोग्राम में अब तक करीब 8 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं। 8 लाख किलोमीटर, 7.95 लाख किलोमीटर। 10,000 से अधिक ब्रिजेस इसमें बने ग्रामीण क्षेत्रों में। तो रेल, सड़क और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से हम कह सकते हैं कि मजबूती के जो फैसले हैं ये कैबिनेट के फैसले दर्शाते हैं और इस पर ये कैसे भारत की गति को, भारत की शक्ति को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे, इस पर चर्चा में आज चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर मनोज चौधरी, आप कुलपति हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय के, बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर चौधरी आपका। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं इकोनॉमिक टाइम्स से वरिष्ठ संपादक और वरिष्ठ पत्रकार दीपशिखा सकरवार, बहुत बहुत स्वागत दीपशिखा जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर चौधरी सर, अब मैं आपसे करना चाहूंगा।
सबसे पहले यदि हम मैरीटाइम सेक्टर की बात करें तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से और भविष्य के जोखिम को कम करने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है, इसे आप कैसे देखेंगे? एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस पूल, मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल का ये जो गठन किया गया है, यह कितना ज्यादा आवश्यक है और क्या लाभ इसके जरिए? हम सभी को सबसे पहले तो ये बात जानना होगा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मैरीटाइम सेक्टर का योगदान वॉल्यूम के हिसाब से करीब करीब 90% है। मतलब जी। भारत का इंटरनेशनल ट्रेड मैरीटाइम सेक्टर पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। अभी रिसेंटली वेस्ट एशिया क्राइसिस के दौरान हम सब लोगों ने महसूस किया कि किस तरह से, भले वेस्ट एशिया क्राइसिस में हो या इसके पहले भी, जब जब रेड सी क्राइसिस पहले हुआ, हमने महसूस किया कि किस तरह जो विदेशों में वॉर टाइम सिचुएशन हो या इस तरह के सिचुएशंस हो जिसमें मैरीटाइम ट्रैफिक सही तरीके से वहां से नहीं चल पाए, तो सबसे मेन चीज इसमें प्रॉब्लम आती है कि जब भी वॉर टाइम सिचुएशंस जैसे कि अभी हमें देखने को मिली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या दूसरी जगह पे, तो शिप्स जो है वहां से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि शिप्स को जो रिस्क होता है वहां से निकलने के लिए, वो रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज तैयार नहीं होती है, या वो कॉस्ट इतना ज्यादा मांगती है इंश्योरेंस का जो एक तरह से प्रोहिबिटिव हो जाता है ऑपरेशंस को चलाने के लिए। इस दौरान में जो अगर हमें अपने शिपिंग की कंटिन्यूटी चाहिए, तो हमने अभी जो भारत शिपिंग इंश्योरेंस पूल जो कल बनाया है 12,980 करोड़ का, वो इसलिए है कि हम शिपिंग कंपनीज को इस इंश्योरेंस के माध्यम से वो वेसल्स जो भारत में ओरिजिनेट हो, जो भारत पहुंचने वाले हों, जो भारत के वेसल्स हो, भारत के कंट्रोल्ड हो, तो किस तरह से भारत के लिए हम सप्लाई चेन को शिपिंग के द्वारा जो होती है मैरीटाइम सेक्टर के, उसको हम किस तरह से बनाए रखें, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखें, उसको हम स्ट्रेंथ प्रदान कर सकें। अब भले मशीनरी के ऊपर इंश्योरेंस करना हो, भले हमें वहां पे इंडेमनिटी क्लॉजेस के ऊपर में हमको करना हो, प्रोटेक्शन के लिए करना हो, हल के लिए, तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भारत के शिपिंग की जो ट्रेड इंडस्ट्री है उसको हम किस तरह से इंश्योरेंस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोटेक्ट करके इनकरेज कर सके कि भारत के अंदर में कोई भी डिसरप्शन सप्लाई चेन का ना हो, जो वस्तुएं जो मैरीटाइम सेक्टर से आती है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ दीपशिखा सकरवार भी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दीपशिखा जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि क्या एक तरीके से भारत को अभी विदेशी कंपनियों, जो विदेशी बीमा कंपनियां थी, उस पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस प्रावधान के बाद अब हम ये समझें कि हमें जो विदेशी कंपनियों की निर्भरता थी वो समाप्त हो जाएगी और हम भविष्य के जोखिम में बेहतर और प्रभावी तरीके से मैरीटाइम सेक्टर में भी काम कर पाएंगे? जी बिल्कुल। ये जो कदम है, अगर आप देखें तो एक आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव सरकार की तरफ से शुरू किया गया था, उसी दिशा में एक और कदम है जी। तो जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां हमारे निर्यातकों को, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, उनको फेस करनी पड़ रही है, खास तौर से जब कोई ऐसा क्राइसिस आ जाता है, चाहे रेड सी हो या अभी वेस्ट एशिया में जो चल रहा है उसके तहत, तो विदेशी कंपनियां जो हैं, ये हमेशा से दिक्कत रही है कि जो ये रिस्क पूल था ये कभी भारत का अपना नहीं था। तो जो विदेशी कंपनियां थी, रेट भी उनका होता है और उसके बाद उनकी मर्जी होती है। उन्होंने वेस्ट एशिया में प्रोटेक्शन जो है पूरा खींच लिया था। तो इस स्थिति में अब जो ये पूल बना है, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन है। तो जो हमारे ट्रेडर्स हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए ये एक सुरक्षा का कवच है। तो अगर वो जाएंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूल, इसकी सुरक्षा हमेशा रहेगी उनके पास। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, वैश्विक हालात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट है, सरकार है, उसने एक दूरगामी सोच को रखते हुए हमारी समुद्री जो व्यवस्था है उसमें जिस तरीके से माल का आयात और निर्यात हम करते हैं, उसके जोखिम को कम करने के लिए, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मैरीटाइम सेक्टर के तहत ये महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। उम्मीद करते हैं कि इससे और ज्यादा बेहतर तस्वीर हमें देखने को मिलेगी और भारत को आर्थिक तौर से भी ये फायदेमंद साबित होगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में। सड़क, रेल और समुद्री सुरक्षा में आत्मनिर्भर होते भारत की तस्वीर को साकार कर रहे हैं कैबिनेट के फैसले, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के लिए प्रोफेसर मनोज चौधरी और दीपशिखा सिकरवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चौधरी, अब बात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की यदि हम करें तो कैसे समझेंगे कि 83,977 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट जो है और इसे आगे बढ़ाने का ये जो फैसला लिया गया है, ये कैसे भारत के विकास की रफ्तार को भी आगे बढ़ाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इसके पहले जब अभी ये मैरीटाइम की बात करी थी, एक और बात मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। ये इंश्योरेंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी भारत के मैरीटाइम सेक्टर में भारत के बनाए हुए शिप्स, इंडियन ओरिजिन जो हमारे बनाए हुए शिप्स भी अपने आप में बहुत ही कम है, 1 या 2% मात्र। इसीलिए सरकार ने, अगर आपको याद होगा, थोड़े ही दिन पहले मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का अनाउंसमेंट किया था 69,000 करोड़ का, जिसके अंदर में शिप बिल्डिंग पे फोकस करना है। तो अगर 99% शिप्स अभी फॉरेन ओरिजिन के हैं और उनको इंश्योरेंस भी नहीं है, तो नेचुरली वो एक रिस्क को मानते हुए भारत के अंदर में ट्रेड को डिसरप्ट कर सकते हैं। इस वजह से अगर देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर। ये सड़क योजना सरकार के रूरल एरियाज के, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति कमिटमेंट को दिखाती है। जैसे ये योजना चल रही है, इससे अभी भी हमको बहुत सारे फायदे हुए। जैसे बच्चों का स्कूल जाना, जो 56% पहले था, करीबन 65% पे पहुंचा। रूरल एरियाज के अंदर में सड़कें अच्छी बनी तो वहां के मार्केट, जो एग्रीकल्चर कृषि प्रधान मार्केट है, उन मंडियों तक एक्सेस पहुंचा। अगर हम देखें तो वहां पे रूरल एरियाज में एम्बुलेंसेस की एक्सेस पहुंची। तो इन एरियाज में इन एक्सेस को और बढ़ाने के लिए, जहां पे रोड की जरूरत है, जहां पे ब्रिजेस की जरूरत है, उसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो एक्सटेंशन किया गया है, इस एक्सटेंशन में जो प्लेन एरियाज में है उनमें रोड्स और ब्रिजेस दोनों के लिए मार्च 2028 तक उसका एक्सटेंशन किया जाना, जो हिली एरियाज में है उसके रोड के लिए मार्च 2028 तक और ब्रिज के लिए 1 साल और एक्स्ट्रा उसके अंदर प्रोविजन किया जाना। तो जब रूरल एरियाज में हम डेवलपमेंट की गति को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि हम कहते हैं भारत गांव में बसता है, तो गांव के अंदर में जब हम इस तरह की बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क को बढ़ावा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हैं, रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो इसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, एक तरह से ग्रामीण जीवन का जो जीवन स्तर है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो भारत अच्छी तरह से प्रोग्रेस करके हमारा जीडीपी विकसित भारत की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दीपशिखा जी, देखिए, जब कहते हैं असली भारत गांवों में ही बसता है, लेकिन भारत के ग्रामीण इलाके में जब व्यक्ति के दरवाजे तक सड़क पहुंचती है तो सड़क के साथ साथ विकास पहुंचता है, सुविधाएं पहुंचती हैं और एक बेहतर जीवन शैली भी ग्रामीण भारत तक पहुंचती है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखेंगे? आपने एकदम ठीक कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए लॉजिस्टिक्स जो है एक बहुत ही उसका एक इम्पोर्टेंट पिलर है जी। ग्रामीण हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए सड़कों का रास्ता होना, सड़कें होना, इंफ्रास्ट्रक्चर होना वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक तो जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो हमारे किसान है उनके लिए बिजनेस, उनके लिए व्यवसाय क्या है, वो कृषि का उत्पादन करते हैं, लेकिन वो उसे बाजार तक पहुंच पाए, शहरों तक पहुंचा पाए, उसके लिए उन्हें सड़कों की कनेक्टिविटी चाहिए। दूसरा ये है कि जहां सड़क का जो डेवलपमेंट होता है, अगर आप देखें उसके किनारे जो है अर्थव्यवस्था जो है उसकी एक अलग ही इकोनॉमी जो है उससे काफी उसमें वृद्धि होती है, वो डेवलप होती है। आसपास जो है और तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकती हैं, अस्पताल हैं। मतलब सड़क जो है एक कहना चाहिए एक नागरिक के लिए, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है,
तो वहां पर कनेक्टिविटी हर कोने कोने तक पहुंचे, उसमें ये बहुत ही जरूरी और ये एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। जी बिल्कुल ठीक है। अब आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात रेलवे नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी यहां पर करनी जरूरी है। प्रोफेसर चौधरी, कैसे समझेंगे, क्या रेलवे के सेक्टर को, मतलब 603 किलोमीटर को रेलवे का दायरा बढ़ाने का ये जो लक्ष्य है, उस दिशा में कैसे समझें कि रेलवे का ये जो विस्तार किया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री गति शक्ति का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। पिछले 2021 से जब से पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान अनाउंस हुआ, तो हर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, वो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के थ्रू जीआईएस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टूल को यूज करते हुए प्लान किया जा रहा है। और ट्रैकिंग के लिए भी प्रगति स्कीम उसके थ्रू जो है इन प्रोजेक्ट्स को टाइमली रिव्यू करके टाइमली इंप्लीमेंटेशन पे आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स अब चूंकि भारत के अंदर में रेलवे नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा है, अगर हम पिछले ही साल को देखें जो 2025-2026 में, तो करीबन 141 करोड़ पैसेंजर्स ने भारतीय रेल पे यात्रा किया है ना। तो 7.41 बिलियन पीपल। अगर कार्गो को देखें तो 1.6 बिलियन टन ऑफ कार्गो भारतीय रेल ने किया। अगर भारत का हम रेल नेटवर्क का रूट लेंथ देखें तो करीबन 1,35,000 किलोमीटर है। हमने लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए फ्रेट सेक्टर में 2 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑलरेडी बनाए और इस बजट 2026 में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रावधान किया। हमने पैसेंजर सुविधा को बढ़ाने के लिए भारतीय रेल ने 164 वंदे भारत ट्रेन अभी चल रही है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बहुत तेजी से चल रहा है, जो जिसका फर्स्ट फेज अगले साल अगस्त 2027 तक पूरा होना है और 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी जो है अनाउंस किए गए हैं। तो इस तरीके से दोनों पैसेंजर ट्रैफिक और फ्रेट ट्रैफिक के ऊपर में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज जो 2 मेजर अनाउंसमेंट किए गए, भले हम गाजियाबाद सीतापुर की परियोजना को देखें तो करीबन तो 3 किलोमीटर की इस परियोजना में वहां के रीजनल एरियाज के टूरिज्म हब को एक तरह से कनेक्ट करना, वहां की मैन्युफैक्चरिंग हब मुरादाबाद उस तरह के सेक्टर्स को वहां पे पूरी तरह से कनेक्ट करना, 3rd और 4th लाइन के एक्सटेंशन से फ्रेट का बढ़ावा मिलेगा, कार्गो बढ़ेगा, पैसेंजर्स के लिए सुविधा बढ़ेगी। अगर राजामंड्री विशाखापट्टनम 198 किलोमीटर का प्रावधान किया गया तो उससे पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट वाले एरियाज में भी एक तरह से बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी होगी। इन कॉरिडोर्स को हाई स्पीड करेंगे तो आगे चल के हाई स्पीड ट्रेन जो सेमी हाई स्पीड उस पर चल सकती है। तो काफी अच्छा रेलवे के अंदर में प्रोग्रेस पिछले 11-12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में चल रहा है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि रेल विकास के क्षेत्र में भी सरकार ने उल्लेखनीय प्रयास अब तक किए हैं और उन्हें और ज्यादा आगे बढ़ाने की कवायद भी लगातार जारी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा में चर्चा जारी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में। हम चर्चा कर रहे हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की, जिसमें सड़क, रेल और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और उसकी झलक कैबिनेट के फैसलों में भी नजर आ रही है। दीपशिखा सिकरवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपशिखा जी, हम रेलवे की जब चर्चा करते हैं तो उसमें यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि रेलवे के माध्यम से सरकार का कोशिश है कि कैसे सड़क के जो यातायात है या सड़क का जो ट्रैफिक है उसको रेलवे में तब्दील किया जाए, क्योंकि नेट जीरो उत्सर्जन ये सरकार का लक्ष्य है। पर्यावरण के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है, जिसमें हम कह सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी लोग ज्यादा बढ़ावा दें। उसी का उदाहरण है कि हम देख रहे हैं कि मेट्रो जो सिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और रेलवे सेक्टर में सरकार का फोकस है। इसे कैसे समझेंगी? जी बिल्कुल, अगर आप देखें कि जो सरकार ने ग्रीन ट्रांजिशन के लिए जो एक लक्ष्य तय किया है, रेलवेज की उसमें बहुत बड़ी भागीदारी है, बहुत बड़ा हिस्सा होगा जी। आप भी देखें तो रेलवे फ्रेट जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो
सड़क का जो ट्रैफिक है, खासतौर से जो हमारा फ्रेट है जी, जो सड़क के रास्ते जाता है, वो रेलवे पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि रेलवे एक क्लीन ट्रांसपोर्टेशन उनको जो है उद्योग जगत को देता है। उसके अलावा भी रेलवे फ्रेट जो है वो सस्ता पड़ता है, थोड़ी उसकी कीमत कम पड़ती है लॉजिस्टिक्स में। तो ये मल्टी ट्रैकिंग कॉरिडोर जो बनाए गए हैं हमारे ईस्ट वेस्ट, ये सब का उद्देश्य यही है कि फ्रेट जो है उसका मूवमेंट जो है वो किस हद तक सुगम किया जा सके और लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट जो है, उसकी जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। खास तौर से हमारे बिजनेसेस के लिए, खास तौर से एक्सपोर्टर्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रेल कनेक्टिविटी। और रेल कनेक्टिविटी को सीधे पोर्ट्स से जोड़ा जा रहा है। तो अगर आप देखें कि गति शक्ति कार्यक्रम जो है, सरकार का इनिशिएटिव जो है, उसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि पोर्ट्स में सीधे जो है रेलवे लाइन वहां पे कनेक्ट हो, ताकि सामान जो है वेयर हाउसेस से आपका सीधा पोर्ट्स तक जा सके। तो एक क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो कि आपकी ओवरऑल जो आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है उसको भी कम कर सके हम। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है, मुझे लगता है चर्चा अधूरी रह जाएगी यदि उसको समाहित नहीं किया। केंद्र कर्मचारियों को जिस तरीके से डीए और डीआर 2% की का एक तरीके से उपहार यहां पर दिया है महंगाई भत्ते को देखते हुए, इससे कैसे इसकी समीक्षा करेंगे प्रोफेसर चौधरी? जैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी कार्यस्थल पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रहना भी अपने आप में एम्प्लॉय एफिशिएंसी और वर्क प्लेस एफिशिएंसी का एक तरीका होता है। जी, जैसे सरकार ने इन्फ्लेशन के आधार पर ध्यान रखते हुए समय समय पर महंगाई भत्ता जो बढ़ाता है वो एम्प्लॉइज के कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी एड्रेस करता है, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को भी कैटर करता है। तो ये अपने आप में बहुत, जैसा कि हमने देखा इस सरकार का पूरा जो फोकस रहा है नारी शक्ति पर, युवा शक्ति पर, जिस तरीके से हमने अभी देखा नारी शक्ति अधिनियम पे सरकार का जो फोकस है, तो ज्यादा से ज्यादा नारी शक्ति को भी वर्क प्लेस में इंटीग्रेट करना, वर्क प्लेस पे एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, 8th पे कमीशन का बनाना, तो अपने आप में ये सारे के सारे स्टेप्स हैं एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के, ताकि एम्प्लॉइज बढ़ते हुए विकसित भारत में, आगे चलते हुए विकसित भारत में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाएं। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय कदम है और समय समय पर इस तरह का जो सोच है वो अपने आप में दिखाता है कि सरकार संवेदनशील है और सरकार एक समावेशी तरीके से आगे बढ़ रही है। दीपशिखा जी, 6,971 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ इसके माध्यम से सरकार पर बढ़ेगा। समझना यह भी होगा कि सरकार किस तरीके से बैलेंस करेगी और मैनेज करेगी। कि ये जो बढ़त है डीए और डीएनएस रिलीफ में जो करती है सरकार जी, ये एक फॉर्मूला के तहत होता है और ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये पे कमीशन द्वारा तय किया जाता है। तो जो पिछले पे कमीशन ने तय किया था उसी हिसाब से इसमें इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए इसमें बढ़ोतरी की जाती है और ये जरूरी भी है अगर आप देखें तो, क्योंकि इन्फ्लेशन से राहत देना बहुत जरूरी होता है अपने एम्प्लॉइज को। और क्योंकि इन्फ्लेशन जो एक टैक्स की तरह है, वो आपकी आय जो है वो कम कर देता है, तो ये सपोर्ट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए और पेंशनर्स के लिए सरकार जो है ये फॉर्मूला जब एक्सेप्ट कर लेती है उसी हिसाब से बढ़ाती है। और अगर आप देखें तो ये जो बढ़ोतरी है ये सरकार जो है इसका वहन कर सकती है। सरकार की तरफ से फिस्कल डेफिसिट पे काफी हद तक जो है फोकस रखा गया है, उसको बहुत हाथ से निकलने नहीं दिया जाता है। तो ये राहत जो है सरकार के खर्चे के अनुकूल है, ऐसा नहीं है कि बहुत एबनॉर्मल कोई बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है, ठीक है, बहुत संक्षेप में सर, समय की कमी है। एक निष्कर्ष प्रश्न यहां पर यह बनता है प्रोफेसर चौधरी कि ये जो तीनों महत्वपूर्ण फैसले हैं रेल, सड़क और समुद्री से जुड़े हुए, क्या ये तीनों फैसले मिलकर भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को साकार कर पाएंगे, उस लक्ष्य को? बिल्कुल।
अगर रेलवेज के देखें, दोनों प्रोजेक्ट्स हमारे नेटवर्क पे कंजेशन कम करेंगे, कार्गो ट्रैफिक के बढ़ाएंगे। अगर हम देखें मैरीटाइम सेक्टर में जो इस समय विश्व अशांति के कारण जो अनिश्चितताएं हैं उसको एड्रेस करके हमारा मैरीटाइम ट्रैफिक को एड्रेस करेंगे। अगर हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तरफ देखें तो उसके अंदर में रूरल सेक्टर में जब करीबन 7 लाख से भी ज्यादा, 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा जो सड़कें बनी हैं उसके अंदर में और ज्यादा प्रोविजन करके हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सरकार के कई सारे प्रयास हैं और उन प्रयासों के पीछे एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि भारत को विकसित भारत बनाना है और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिस विश्वास के साथ लाई जा रही हैं, धरातल पर इनका सही तरीके से, प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन भी हो, जिससे कि हम एक बेहतर तस्वीर देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चौधरी, दीपशिखा सिकरवार, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ चर्चा को यही विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में तूफानी चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने 4 रैलियों को संबोधित किया। इस व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध झालमुड़ी का आनंद लेते हुए भी नजर आए। और जिसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा करते हुए अपना संदेश भी लिखा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी की दुकान पर रुककर एक दुकानदार से झालमुड़ी खरीदी और जब उसको पैसे देने लगे प्रधानमंत्री, जो झालमुड़ी खरीदी, तो जो दुकानदार है 10 रुपए देना है, उसने पैसे लेने से मना कर दिया। आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झाल थोड़ी खाएगा? हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झाल थोड़ी खाएगा? हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झाल थोड़ी खाएगा? हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। तो भारत में लोकतंत्र के उत्सव की एक अलग तस्वीर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक झालमुड़ी की दुकान पर रुके। न सिर्फ रुके,
पैसे देकर के दुकानदार से छाल मूड़ी खरीदी और इस मौके पर जो दुकानदार था वो बहुत ज़्यादा अचंभित भी हुआ और प्रसन्न भी हुआ। और इसी के साथ चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दीजिए अनुमति। नमस्कार।